हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सिलेक्शन पॉइंट पर। चलिए देखते हैं घटना चक्र के अंतर्गत प्रतिदृष्टि करंट अफेयर के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो भी इधर 2021-22 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं, जिनके इर्द गिर्द परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। और अभी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो यूपी पीएससी लेखपाल वगैरह के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उस सब में से क्वेश्चन बनने की चांसेस जो हैं वो ज़्यादा है। तो चलिए डिस्कशन करते हैं, लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। चौथा भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद 11 अप्रैल 2022 को वाशिंगटन डीसी में चौथे भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद फोर्थ इंडियन यूएस 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग का आयोजन किया गया। इस संवाद में भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा किया गया, जबकि अमेरिका का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयल ऑस्टिन ने किया था। संवाद के दौरान दोनों पक्षों द्वारा नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार अर्थात निसार उपग्रह के विकास पर संतोष व्यक्त किया गया। आपको बता दें कि कभी कभी निसार ऐसे ही पूछ लेता है कि निसार जो है क्या है, या निसार जो है किन दो देशों का संयुक्त उपक्रम है। तो याद रखिएगा, यह अमेरिका और भारत का संयुक्त उपक्रम है। और ये भी पूछ सकता है किन किन एजेंसियों का उपक्रम है, तो इसरो और नासा का संयुक्त उपक्रम है। इस उपग्रह का प्रक्षेपण 2023 में भारत से किया जाएगा और यह मिशन जलवायु संकट से निपटने हेतु आवश्यक आंकड़ों को संग्रहित करेगा। भारत द्वारा कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज टास्क के गठन के बाद एसोसिएट भागीदार के रूप में शामिल होने के भारत के निर्णय का अमेरिका ने स्वागत भी किया। अगला देखिए, पांचवा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 30 मार्च 2022 को बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिम्स्टेक के 5वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसकी मेजबानी आभासी रूप से श्रीलंका द्वारा किया गया। 2022 की स्थापना बिम्स्टेक 2022 में बिम्स्टेक की स्थापना का 25वां वर्ष मनाया जा रहा है या 25वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। और इस सम्मेलन का विषय है एक लचीला क्षेत्र की ओर समृद्ध अर्थव्यवस्था स्वस्थ लोग। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा अन्य राष्ट्राध्यक्षों के समक्ष निम्नलिखित 3 समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ है या सहमति हुई है। ये 3 समझौते हैं आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता, दूसरा राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में आपसी सहयोग, और तीसरा बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुविधा की प्रतिस्थापना हेतु प्रबंध पत्र। शिखर सम्मेलन के दौरान थाईलैंड ने बिम्स्टेक के अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया। मतलब बता दें कि 2018 से 2022 तक बिम्स्टेक की अध्यक्षता श्रीलंका के पास थी, जबकि मार्च 2022 के बाद बिम्स्टेक की अध्यक्षता थाईलैंड के पास आ गई है। बिम्स्टेक के सदस्य देशों की बात करें तो इसमें बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान और नेपाल शामिल है। अगला देखिए, क्वाड नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन 24 सितंबर 2021 को वाशिंगटन डीसी अमेरिका में भारतीय राष्ट्रपति जो बाइडेन की मेजबानी में व्यक्तिगत उपस्थिति वाले पहले क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्वाड समूह को आधिकारिक रूप से चतुर्भुज सुरक्षा संवाद अर्थात क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग के नाम से भी जाना जाता है। इस समूह में शामिल 4 देशों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान है। 3 मार्च 2022 को क्वाड नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अतिरिक्त अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा शामिल हुए थे। अगला देखिए, भारत यूएई वर्चुअल शिखर सम्मेलन 18 फरवरी 2022 को भारत यूएई वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के मध्य आयोजित हुआ था। इस अवसर पर दोनों देशों द्वारा भारत एवं यूएई समग्र सामरिक गठजोड़, प्रगति, नए मोर्चे एवं मील के पत्थर
शीर्षक से एक संयुक्त विजन वक्तव्य जारी किया गया। दोनों नेताओं ने भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ जबकि यूएई की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर संयुक्त रूप से एक डाक टिकट जारी किया गया। और इस शिखर सम्मेलन के दौरान भारत यूएई व्यापक आर्थिक भागीदार समझौते पर हस्ताक्षर किया। मतलब बोल सकते हैं कि भारत और यूएई के मध्य फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया। सीईपीए एक संतुलित, निष्पक्ष, व्यापक और न्यायसंगत साझेदारी समझौता है। सॉरी साथियों, व्यापक समझौता है और साथ ही मीना अर्थात मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका क्षेत्र में भारत का पहला द्विपक्षीय व्यापार समझौता है। यह कोई अंतरिम समझौता नहीं है बल्कि एक पूर्ण एवं व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता है जिसे न्यूनतम संभावित समय में अंतिम रूप दिया गया है। 88 दिन के रिकॉर्ड समय में अंतिम रूप देकर हस्ताक्षरित किए जाने वाला यह ऐतिहासिक समझौता है। यह समझौता 90 दिनों से भी कम समय में 2022 के प्रारंभ में लागू हो जाएगा। भारत यूएई सीईपीए के कार्यान्वयन से भारत द्वारा यूएई को निर्यात किए जाने वाले 90% उत्पादों पर शून्य शुल्क लगेगा, जबकि 18% व्यापार लाइनें शुल्क मुक्त या शून्य शुल्क होंगी। भारत यूएई सीईपीए के कार्यान्वयन माध्यम से भारत यूएई द्विपक्षीय व्यापार को $60 बिलियन से बढ़ाकर के 5 वर्ष में $100 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला देखिए, प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन 27 जनवरी 2022 को डिजिटल माध्यम से पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत की मेजबानी में किया गया, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री के अतिरिक्त कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने इसमें भाग लिया था। भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना का यह 30वीं वर्षगांठ है और इस अवसर पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र को जारी किया गया। सम्मेलन में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है जिसके तहत प्रत्येक 2 वर्षों में इस शिखर सम्मेलन को आयोजित करने की सहमति व्यक्त की गई है। विदेश मंत्रियों के स्तर पर भारत मध्य एशिया वार्ता तंत्र के अतिरिक्त वाणिज्य एवं संस्कृति मंत्रालयों तथा सुरक्षा परिषद के सचिवों के स्तर पर भी नियमित वार्ताओं का आयोजन किया जाएगा। नई दिल्ली में एक भारत मध्य एशिया केंद्र स्थापित किया जाएगा जो भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन हेतु सचिवालय का कार्य करेगा। अगला भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन 2024 में होगा। जाहिर सी बात है, 2 वर्षों के अंतराल पर इसका आयोजन किया गया जाएगा। 2022 में हुआ है और अगला जो होगा 2024 में होगा। अगला देखिए, चौथा ISA सभा, चौथा इंटरनेशनल सोलर अलायंस सभा 18 से 21 अक्टूबर 2021 के मध्य वर्चुअल माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की चौथी सभा का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली सभा का जो आयोजन है वो 5 से 8 अक्टूबर 2018 के मध्य ग्रेटर नोएडा में किया गया था और इसका दूसरा आयोजन 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2019 के मध्य नई दिल्ली में किया गया था और तीसरा आयोजन अक्टूबर 2020 में वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुआ। इस सभा में 74 देशों, 34 पर्यवेक्षक एवं संभावित देशों सहित कुल 108 देशों ने हिस्सा लिया था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस सभा ने सौर निवेश में $1 ट्रिलियन जुटाने के लिए एक ठोस कार्रवाई एजेंडे को मंजूरी दी है और इसके लिए ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज के साथ साझेदारी की है। विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 8 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन तथा फिक्की द्वारा पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया गया। 2019 में लिथियम आयन बैटरी की क्रांतिकारी खोज के लिए रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजे गए एम स्टैनली व्हिटिंगम सोलर इम्पल्स फाउंडेशन जो स्विट्जरलैंड के अध्यक्ष बर्नार्ड पिक्कई ने भी इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेकर इसे गौरवान्वित किया। इस अवसर पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का प्रौद्योगिकी जनरल अर्थात सोलर कंपास 360 लॉन्च किया गया। अगला देखिए, 21वां SCO शिखर सम्मेलन
21 सितंबर 2021 को शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक जो है दुशांबे ताजिकिस्तान में हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। यह हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित होने वाला पहला SCO शिखर सम्मेलन था, याद रखिएगा। और साथ ही यह चौथा ऐसा SCO शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत ने SCO के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में भाग लिया। आपको पता होगा कि 9 जून 2017 को कजाकिस्तान के अस्ताना, वर्तमान राजधानी नूर सुल्तान में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन में भारत एवं पाकिस्तान को आधिकारिक रूप से SCO का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया था। और 21वें SCO शिखर सम्मेलन के अंत में पूर्णकालिक सदस्य देशों के नेताओं ने ईरान को SCO की अस्थायी सदस्यता प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है और वर्तमान समय में ईरान SCO का अस्थायी सदस्य बन चुका है। और इस प्रकार SCO में ईरान को अस्थायी सदस्य प्रदान करने की विधिक, तकनीकी एवं प्रशासनिक प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। आपको पता होगा कि वर्तमान में ईरान को SCO के पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त था, लेकिन हाल ही में इसको इसका सदस्य बना दिया गया है। और SCO के 8 की जगह अब 9 पूर्णकालिक सदस्य हो चुके हैं। भारत 8 की जगह ये 9 लिख लीजिएगा, 9 हो गए हैं, क्योंकि ईरान को भी इसका सदस्य बनाया जा चुका है, जिसके साथ जो है SCO के सदस्यों की संख्या 9 हो गई है, जिसमें भारत, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान। वर्तमान में SCO के 4 पर्यवेक्षक देश हैं: अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। वर्तमान में SCO के 6 वार्ता भागीदार देश हैं: अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, टर्की और श्रीलंका। यह शिखर सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया था। अगला देखिए 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 9 सितंबर 2021 को भारत की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इसका आयोजन जो है वर्चुअल प्रारूप में हुआ था। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। 2012 एवं 16 के बाद यह तीसरा अवसर था जब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा की गई थी। और साथ ही यह दूसरा अवसर था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। इससे पूर्व 2016 गोवा में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय ब्रिक @15 निरंतरता, समेकन और आम सहमति के लिए अंतर ब्रिक सहयोग। उल्लेखनीय है कि 2021 में भारत ब्रिक का अध्यक्ष है और इस वर्ष ब्रिक की स्थापना की 15वीं वर्षगांठ भी है, जिसे 13वें शिखर सम्मेलन के केंद्रीय विषय में भी दर्शाया गया है। 13वें ब्रिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अन्य सभी ब्रिक नेता यथा ब्राज़ील के राष्ट्रपति जॉयर बोल्सोनारो, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा भी शामिल हुए थे। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर नेताओं ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को स्वीकार किया था संयुक्त रूप से, जिसमें कहा गया भारत द्वारा ब्रिक की अध्यक्षता के तहत 18 अगस्त 2021 को ब्रिक देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों ने सुदूर संवेदन उपग्रह अर्थात रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट आंकड़ों को साझा करने में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। ब्रिक अलायंस ऑन ग्रीन टूरिज्म ब्रिक देशों की एक अन्य पहल है। चलिए अगला देखते हैं। ब्रिक कृषि अनुसंधान मंच ब्रिक देशों की एक और नई पहल है। 27 अगस्त 2021 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने भारत में तैयार एवं गठित ब्रिक कृषि अनुसंधान मंच के प्रचालन की घोषणा की। ब्रिक ARP वैज्ञानिक केंद्रित कृषि के लिए एक वैश्विक मंच है जो सतत कृषि विकास को बढ़ावा देने के माध्यम से विश्व में भूख, अल्पपोषण, गरीबी और असमानता के मुद्दों से निपटने में सहायता करेगा। अगला देखिए 6ठा पूर्वी आर्थिक मंच सम्मेलन 2021 2 से 4 सितंबर 2021 के मध्य रूस के शहर व्लादिवोस्तोक
फॉर ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी रस्किन आइलैंड में छठे पूर्व आर्थिक मंच के सम्मेलन का आयोजन किया गया। 2015 में इस संस्था की स्थापना के बाद प्रतिवर्ष इसका आयोजन व्लादिवोस्तोक में किया जाता है। पूर्व आर्थिक मंच की स्थापना रूस के सुदूर पूर्व में आर्थिक विकास का समर्थन करने और एशिया प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विस्तार करने हेतु रूसी संघ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की डिक्री द्वारा की गई थी। सम्मेलन में वार्ता के प्रमुख बिंदु क्या थे? नई अर्थव्यवस्था क्या बदलता है और क्या वही रहता है। ये जो है इसका प्रमुख बिंदु है, ध्यान रखिएगा। नई अर्थव्यवस्था क्या बदलता है और क्या वही रहता है। सुदूर पूर्व नई चुनौतियों और अवसर। अगला, बदलती दुनिया में हमारी साझा जिम्मेदारी एवं पूर्वी आर्थिक मंच एवं युवा। इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय परिवर्तन के तहत दुनिया में सुदूर पूर्व के लिए अवसर। परिवर्तन के तहत दुनिया में सुदूर पूर्व के लिए अवसर। इस सम्मेलन में 25 देशों के राजनयिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसके अतिरिक्त सरकारी कर्मचारी, व्यापारिक समूह सहित 58 देशों के 4000 से ज़्यादा प्रतिनिधि भी शामिल हुए, जिसमें दक्षिण कोरिया, जापान, भारत, चीन एवं कजाकिस्तान के सर्वाधिक प्रतिनिधि शामिल थे। इस सम्मेलन को 3 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया था। अगले देखिए 47वां G7 शिखर सम्मेलन 11 से 13 जून 2021 के मध्य यूके की अध्यक्षता में कार्बिस बे कार्नवाल यूके में 47वें जी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ज्ञातव्य कि कार्नवाल इंग्लैंड के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र को 6 सेल्टिक राष्ट्रों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है और इस शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय है बिल्ड बैक और बेटर। कार्नवाल में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन को ISO 20121 प्रमाण पत्र या प्रमाणन प्रदान किया गया। इस शिखर सम्मेलन में यूके ने भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका को मेहमान देश के रूप में आमंत्रित किया था। शिखर सम्मेलन के दौरान G7 देशों ने विकासशील देशों को कोविड-19 टीकों की 870 मिलियन अतिरिक्त खुराक प्रदान करने हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की है और ये खुराकें पूर्व में अमेरिका, यूके द्वारा क्रमशः 250 मिलियन और 100 मिलियन के अतिरिक्त होंगी। 100 मिलियन के अतिरिक्त होंगी। G7 नेताओं ने वैश्विक कर सुधार पर एक ऐतिहासिक प्रतिबद्धता पर सहमति व्यक्त की। इस प्रतिबद्धता के तहत G7 नेता न्यूनतम 15% की दर से एक वैश्विक न्यूनतम निगम कर के सिद्धांत पर सहमत हुए हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रत्येक देश को जहां वे अपना व्यापार संचालित करती हैं न्यूनतम 15% की दर से कर का भुगतान करेंगी। इस शिखर सम्मेलन के दौरान G7 समूह ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रत्युत्तर में बिल्ड बैक बेटर नामक एक वैश्विक बुनियादी ढांचे परियोजना को इसका भी अनावरण किया। किसके? चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रत्युत्तर में बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड नामक एक वैश्विक बुनियादी ढांचा परियोजना का अनावरण किया। BBBW बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड पहल के माध्यम से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आवश्यक लगभग $40 ट्रिलियन राशि उपलब्ध कराई जाएगी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 से 13 जून 2021 को वर्चुअल प्रारूप में G7 शिखर सम्मेलन के संपर्क सत्रों को संबोधित किया, उसमें प्रतिभाग किए। यह दूसरा अवसर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में प्रतिभाग किया था। इससे पहले 2019 में बियारित्ज में फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भारत को सद्भावना भागीदार के रूप में आमंत्रित किया गया था। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन साथियों। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और ऐसे जो घटना चक्र का प्रतिदृष्टि करंट अफेयर है इसको पूरा जो है प्रॉपरली आपके एग्ज़ाम के पहले जो PCS और ये फिर लेखपाल के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके पहले इसको कवर कर लिया जाएगा। और एग्ज़ाम के पहले 1-2 बार अगर आप लोग इसे देखते हैं तो अवश्य रूप से परीक्षा में आप लोगों को इससे लाभ मिलेगा। और यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए।
और अगर कोई आपका जो है सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।